हमने सी प्लस प्लस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन लाइन एंड परमिशन एक्सेसिफायर। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। फ्रेंड्स, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि ये बेसिकली इट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is it is a Greek name of polynomial words. Means there are many form of entities should have common name, but they are perform different tasks as per argument और data type. That means कहने का मतलब है कि नॉर्मली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम काम में लेते हैं तो वहां पर ये बताया गया है कि साहब डुप्लीकेट आइडेंटिफायर नेम्स आर नॉट अलाउड। ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पास में देयर आर सो मेनी ऑपरेशंस, देन यू शुड डिफाइन एवरी ऑपरेशन बाय ए सेपरेट नेम। ठीक है। आपके पास कई काम करने हैं तो हर काम को करने के लिए आप क्या करोगे, उनका एक अलग अलग नाम अलोटेड करोगे। यहाँ पर ये बताया गया कि आपको अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, जितने भी ऑपरेशन है सबको सेपरेट सेपरेट यूनिट में डिक्लेयर करके उन सबको एक कॉमन नेम से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि उनके अंदर कुछ डिफरेंशिएट होगा। कुछ का मतलब यहाँ पर है कि उन एंटिटीज यानी उन फंक्शन, नॉर्मली अपन यहाँ पर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन के ऊपर ही बना हुआ है सारा, कि आपको कई काम को करने के लिए आप अलग अलग फंक्शन बना रहे हो तो उन सबके आप नाम अलग अलग देते हो। तो यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं है कि सबके नाम अलग दें। आप सभी का क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम अलॉट कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर जो आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट का मतलब है डेटा या वैल्यूज से है या पैरामीटर से हैं, तो उनके उनका नेचर, उनका टाइप ऑफ नेचर और नंबर ऑफ आर्गुमेंट, इन दो चीजों से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो आपके डुप्लीकेट नहीं माने जाएंगे, वो अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अब इसमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है टू टाइप से। यानी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है यहाँ पर बेसिकली टू टाइप से होता है। फर्स्ट आपका जो है वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और सेकंड आपका है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपका कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच आर आइडेंटिफाइड during the program compile time by the compiler, that is called compile time polymorphism. ठीक है। it is also two type, function overloading and operator overloading. Function overloading is a method of compile time polymorphism where same name functions are defined but their argument will different। यानी आपके एक ही नाम के कई फंक्शंस होंगे लेकिन उनके अंदर जो आर्गुमेंट आप डालेंगे वो आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, या अलग अलग टाइप के होने चाहिए। या नंबर ऑफ आर्गुमेंट, किसी फंक्शन में सिंगल आर्गुमेंट है, किसी में टू आर्गुमेंट है, किसी में थ्री है, इस तरह का हो सकता है। किसी फंक्शन के अंदर आपने इंट डाला, करेक्टर डाला, इस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है। सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम कंपाइल टाइम कंपाइलर विल आइडेंटिफाई द एग्जैक्टली मैच द फंक्शन। ठीक है। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर क्या करेगा, उसको एग्जैक्टली मैच करेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है और कौन सा कॉल नहीं करना है। अब हमारे पास यहाँ आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन ओवरलोडिंग बाय द कंपाइलर। कंपाइलर उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है और किसको कॉल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में मतलब बेसिकली देर आर बेसिकली 5 स्टेज। यहाँ पर 5 स्टेज है जो अलग अलग तरीके से कंपाइलर ट्राई करता है एग्जैक्ट कॉलिंग फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि कंपाइलर फर्स्ट ट्राई टू एग्जैक्टली मैच द फंक्शन टू एग्जीक्यूट। ठीक है। जो फंक्शन एटडीज आपने कॉल किया है उसके सेम आर्गुमेंट से सेम मिलता हुआ अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, तो पहले कंपाइलर फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को कॉल करेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी ये स्टेप फेल है, कोई एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है,
तो कंपाइलर सेकंड ट्राई करेगा आपका कि if above step is unable to try to match nearby conversion like, तो इसका मतलब क्या करेगा, कंपाइलर विल ट्राई टू नियर बाय कन्वर्जन। नियर बाय कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा एक फंक्शन में वैल्यू दी इंट और सेकंड आपने दी शॉर्ट इंट। अब आपने इंट और शॉर्ट इंट नाम का कोई फंक्शन आपने बनाया ही नहीं, आपने बनाया है इंट इंट टाइप का। तो कंपाइलर क्या करेगा, शॉर्ट इंट का नियर बाय कन्वर्जन क्या होता है, इंट होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नियर बाय कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन में आपने देखा होगा कि हमने आगे भी पढ़ा होगा आपने कि कन्वर्जन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि द टाइप कास्टिंग विच आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। और द टाइप कास्टिंग विच आर मैनुअली कन्वर्टिंग बाय द यूजर इन ए प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर अ, एक इंट को दूसरे इंट के साथ में, या एक इंट को शॉर्ट इंट के साथ मैनिपुलेट किया, तो फाइनल आंसर आपका इंट ही आएगा, यानी शॉर्ट इंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इंट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए दो अलग अलग इंटीजर का ऑपरेशन कर रहे हो और आप रिजल्ट उसका फ्लोट में चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो आपका कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब है आपको खुद को मेंशन करना पड़ेगा कि आई वांट टू कन्वर्ट और ऑपरेट दिस ऑपरेशन इनटू दिस दैट फॉर्मेट, तब वो आपका कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज वो नॉर्मल जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से वो कन्वर्जन करेगा। फिर हमारे पास जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है कि शॉर्ट इंट टू इंट में कन्वर्ट होता है, फ्लोट डबल में कन्वर्ट होता है। तो ये इस तरह का आप कन्वर्जन कर सकते हो, ये आपका नियर बाय कन्वर्जन मेथड कहलाता है। अगर आपके मान लीजिए ये स्टेप भी फेल है कि साहब ये भी नहीं हो रहा, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक आपका टाइप कास्ट कन्वर्जन करेगा। यानी जो आपको मैंने बताया है आपका कि इफ स्टेप 1 और 2 आर फेल देन ट्राई टू मैच बाय टाइप कास्ट कन्वर्जन मेथड लाइक इनटू फ्लोट कैरेक्टर टू इंट, तो ये आपका टाइप कास्ट कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ स्टेप आती है। अगर मान लीजिए ऊपर के तीनों स्टेप फेल है, तो कंपाइलर उसको चेक करेगा कि कहीं ये आपका डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होके क्या वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अब सी प्लस प्लस में हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, एक तो क्लास के अंदर अब क्लास का डेटा टाइप है आपका, एक आपका एनोमेटेड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, कोई ऐसा डेटा टाइप तो नहीं है। तो अगर है तो उनके लिए उन फंक्शन को कॉल करेगा। और अगर ये चारों स्टेप फेल है, देन कंपाइलर आपका क्या करेगा, एक एरर मैसेज को जनरेट कर देगा कि अब आपका कोई भी डेटा उस फंक्शन से मैच नहीं हो रहा जिसको आप कॉल करना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर कंपाइलर कैसे वर्क करता है, कि हाउ टू वर्क, हाउ टू मैच, हाउ टू कॉल द एग्जैक्टली मैच फंक्शन बाय द कंपाइलर। तो ये आपको चार चीजें मेनली है जिनको ध्यान रखना है, कंपाइलर इस तरीके से वर्क करता है। अब अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर ही, फंक्शन ओवरलोडिंग का, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड शो। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने एक सिंगल वैल्यू पास करी है, जिसमें आपने एक सिंगल कैरेक्टर को शो फंक्शन में पास किया है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा सी आउट कैरेक्टर वैल्यू सी की वैल्यू प्रिंट कराई। फिर आपने यहाँ पर सेकंड फंक्शन को बनाया वॉइड शो, इसका नाम भी शो लिखा है आपने, लेकिन यहाँ पर आपने इसमें तीन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी। ठीक है, और इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं, सी आउट से आउटपुट ले रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू ए, फ्लोट सी आउट बी और सी, तीनों की वैल्यू आपने पास कराई। और तीसरा फंक्शन आपने बनाया वॉइड शो इंट ए कोमा इंट बी, यानी टू इंटीजर आर्गुमेंट फंक्शन है, और इनकी वैल्यू को प्रिंट कराया। अब यहाँ पर देखिए, आप जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आपके तीन अलग अलग
एक ही नाम के तीन अलग अलग फंक्शन है शो, जिसमें एक करेक्टर वैल्यू है, एक में दो फ्लोट और एक इंट है, एक में दो इंट है। आपने यहाँ फंक्शन कॉल किया है इस जगह शो और वैल्यू पास करी है इस जगह आपने 345.65 2304 एंड दिस वैल्यू। तो यहाँ पर कंपाइलर जब ट्राई करेगा तो ये चेक करेगा कि भैया दो फ्लोट और एक इंट वाला कोई फंक्शन है क्या, तो बोले हाँ है ये वाला फंक्शन, तो एग्जैक्टली मैच हो गया आपका, तो इस फंक्शन को यहाँ पर ये कॉल कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आपने 65 डाला और यहाँ पर आपका इंट नहीं होता, इस जगह आप यहाँ पर फ्लोट लिखते थे, तो स्टेप 3 यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है, जो क्या बताती है, टाइप कास्ट कन्वर्जन। ठीक है, अभी तो एग्जैक्टली मैच हो गया फर्स्ट वाला ही। और सेकंड वाले स्टेज कब काम आती है कि नियर बाई, मान लीजिए यहाँ पर आपने ये फ्लोट वैल्यू पास करी, इसकी जगह मैं यहाँ पर फ्लोट लिखता और यहाँ डबल लिख देता, तो ये मेरा नियर बाई कन्वर्जन हो जाता, क्योंकि फ्लोट का नेक्स्ट क्या है, डबल है। ऐसे यहाँ पर आपने इंट की जगह मैं यहाँ पर फ्लोट लिख देता, और यहाँ आपने 65 पास किया है तो 65 इंट है और यहाँ पर फ्लोट है, तो ये आपका क्या होगा, टाइप कास्ट कन्वर्जन हो जाएगा, यानी ये स्टेप 3 पे काम करेगा, टाइप कास्ट कन्वर्जन पे। फिर आपने सेकंड फंक्शन कॉल किया शो 43 45 54, तो यहाँ पर ये फंक्शन एग्जैक्टली दो इंटीजर वैल्यू लेके जा रहा है, तो आपका एग्जैक्ट फंक्शन जो कॉल होगा वो आपका सही थर्ड वाला फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर इंट वाला। तो फिर आपने लिखा शो जेड, तो सिंगल करेक्टर है, आर्गुमेंट फंक्शन है, तो ये वाला फर्स्ट वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। इस तरीके से ये आप पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जैसे अपने नॉर्मली कब काम आता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने प्रोग्राम के अंदर आपका ऑपरेशन का नेचर एक है, लेकिन उस ऑपरेशन के अंदर आर्गुमेंट अलग अलग हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि कब कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है, यानी कौन से आर्गुमेंट देके किस फंक्शन को कॉल करना है। तो वहां पर आप जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबके नाम, फंक्शन के नाम आप अलग अलग बना के एक ही नाम से फंक्शन बना देंगे। जैसे मान लीजिए कि यू वांट टू कंप्यूट द शेप ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ एरिया, डिफरेंट शेप ऑफ एरियाज लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेडी सर्किल, आपको इनकी निकालनी है। अब ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल के लिए आपका फार्मूला क्या होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सेकंड हमारा रेक्टेंगल है, वो बोलता है कि आपका लेंथ इंटू विड्थ, और सर्किल आपका बोलता है कि रेडियस इंटू 22/7। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है आपका। तो यहाँ पर अब इनके संग सभी में अगर हम देखें तो आप रेक्टेंगल के लिए तो क्या कर सकते हैं, दो इंटीजर आर्गुमेंट फंक्शन बना सकते हो। क्या आपने लिखा कि वॉइड एरिया इंट इंट लेंथ इंटू इंट सॉरी वॉइड एरिया इंट लेंथ कोमा इंट विड्थ, और इसके अंदर है इसका आप कंप्यूटेशनल वर्क कर लेंगे आप। फिर सेकंड आप फंक्शन बनाएंगे वॉइड एरिया, इसमें आप लिख सकते हैं इंट बेस कोमा इंट हाइट कोमा फ्लोट ए। अब फ्लोट ए में आप क्या डालेंगे, 0.5, क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो हमें दोनों को करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में दो आर्गुमेंट दिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 0.5 है, तो आप 0.5 को इसमें पास कर सकते हैं 3 आर्गुमेंट बना के। फिर आपने थर्ड लिखा कि वॉइड एरिया, और रेडियस के लिए आपने लिखा इंट आर, तो अब आर अपने ले लिया आपने। ठीक है, क्योंकि आर इंटू आर होगा, और पाई की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट मान लेंगे अपन 22/7, तो उस हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह के आप ये फंक्शन यूज में ले सकते हो। तो ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि देर आर सो मेनी फंक्शन शुड हैव ए कॉमन नेम but they are perform different tasks as per their argument type and number of argument। ठीक है, अब इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर हम बात करते हैं
तो व्हाट इज द ऑपरेटर, ये आपने सी लैंग्वेज के अंदर डिटेल में पढ़ा होगा कि ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एन ऑपरेटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स इन ए प्रोग्राम which are used to operate a given equation और फार्मूला। यानी आपके कुछ ऐसे सिंबल्स जिनका नाम हमने क्या कर रखा है, उन सिंबल का एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है और उनका काम पहले से ही क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि इसको किसी भी फार्मूले या इक्वेशन में आप लिख उसको वहां डिफाइन करेंगे, टाइप करेंगे तो वो अपने आप ही वही काम करेगा जो उसको करना है। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है ऑपरेटर। तो अगर नॉर्मली अगर अपन यहाँ पर बात करें कि सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज के जो ऑपरेटर्स हैं वो एटेड सी प्लस प्लस में भी इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में भी नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो टोटल लिस्ट ऑफ ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो करीबन 14 ऑपरेटर टाइप्स के ऑपरेटर हम काम में लेते हैं वहां पर। ठीक है, नॉर्मली जो लिस्टेड है वो तो आपके पास करीबन 10 है, लेकिन अगर उनको और डिटेल में अगर क्लासिफाइड करते हैं तो करीबन 14 टाइप के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, हाई प्रेसिडेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर। तो इस तरह के सारे ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग सबके अपने अपने काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास जो सेकंड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आपका क्या है कि ये भी एक आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पोर्टेंट फीचर है और ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट कहलाता है। तो आपने यहाँ पर बताया कि इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ पार्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। It is used where we want to apply or attach a particular operator symbol with a class all member to perform operation। कहने का मतलब है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की पहली चीज तो ध्यान रखिए कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्लास के मेंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर्स आपने बना रखे हैं उन डेटा मेंबर के साथ में अगर आप किसी ऑपरेटर को अटैच करके कुछ ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो आप ऑपरेटर लोडिंग के थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग को करने के लिए आपको यूज में लेने के लिए यहाँ पर कुछ बताया गया है कि साहब फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग वी विल क्रिएट ए मेंबर फंक्शन इनटू ए क्लास बाय द यूजिंग ऑफ ऑपरेटर कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्लास के अंदर ही जैसे अपन क्लास में आपके नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाते हैं कि जैसे आपने लिखा वॉइड गेट गेट डेटा, वॉइड शो, इस तरह के तो यहाँ पर क्लास के अंदर ही क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे। उस फंक्शन को जो डिफाइन करोगे वो ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा करोगे और उस फंक्शन का नाम जो होगा वही होगा जो सिंबल आप पास करना चाहते हैं। जो ऑपरेटर आप पास करना चाहते हैं उस ऑपरेटर का सिंबल उसके नाम के की तरह आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए नॉर्मली कि नॉर्मल मेंबर फंक्शन को तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम लगा के। यहाँ पर ऑपरेटर जो फंक्शन कॉल किया जाता है तो ऑपरेटर फंक्शन आपका ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल होगा और कॉल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट के साथ वो सिंबल आप जैसे टाइप करते हो तो वो आपका वो कॉलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि आपका कि फंक्शन नेम इज नेम ऑफ सिंबल। वी कैन ओवरलोड टू टाइप ऑफ ऑपरेटर, दो तरह के ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हैं यहाँ पर, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब आपने अगर इसमें सी लैंग्वेज में अगर डिस्कस किया हो तो उसमें देखा होगा यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो वो इसके बारे में बताया गया है कि साहब यूनरी ऑपरेटर जो होता है सिंगल वैल्यू के साथ प्रिसिडेड किया जाता है और ये ऑपरेशन करते समय अपने साथ कोई वैल्यू नहीं लेता। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि यूनरी ऑपरेटर शुड नॉट बी टेकन एनी वैल्यू और आर्गुमेंट विथ इट्स टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है,
एंड डिफाइंड विथ ए सिंगल ऑपरेंड। सिंगल ऑपरेंड का मतलब है एक सिंगल वैल्यू के साथ लिखा जाएगा लेफ्ट साइड पे। लेकिन ये किसी भी तरह के, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हो कि -5, तो अब माइनस ऑपरेटर 5 को किसके साथ माइनस कर रहा है, किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी के साथ नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि माइनस ऑपरेटर किसी वैल्यू को ऑपरेशन के लिए नहीं ले रहा। तो वही चीज यहाँ लिखी है, इट शुड नॉट बी टेकन एनी वैल्यू। ठीक है। और डिफाइंड कहाँ किया गया है, 5 के पहले, तो लेफ्ट साइड पे इसको डिफाइंड किया जाएगा। ठीक है। और इसी का एक अपन ने प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पर, ओवरलोडिंग यूनरी माइनस ऑपरेटर। ठीक है। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं यहाँ पर। आपने क्लास यूनरी माइनस नाम की एक क्लास बनाई। इस क्लास में आपने लिखा इंट ए कोमा बी। अब ए एंड बी जो है, दो डेटा मेंबर्स आपने इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करे हैं। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इनकी परमिशन क्या है, प्राइवेट। इसका मतलब ये बाहर डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। फिर आपने यहाँ लिखा पब्लिक वॉइड गेट डेटा। वॉइड एक आपने फंक्शन बनाया गेट डेटा, तो क्या करेगा, दो वैल्यू को इनपुट करवा रहा है यहाँ पर, यानी आस्किंग टू इंटीजर वैल्यू बाय द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन टाइम एज ए इनपुट फॉर्म। ठीक है। तो आपने यहाँ पर दोनों वैल्यू को ये इनपुट कर लेगा। फिर आपने यहाँ लिखा वॉइड ऑपरेटर। देखिए ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा ये डिफाइंड किया गया है। इसका मतलब है ये ऑपरेटर फंक्शन है, और इसका नाम आपने क्या लिखा, माइनस। ठीक है। द माइनस इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास एज ए ऑपरेटर टाइप फंक्शन। अब यहाँ आपने क्या लिखा कि ए में जो वैल्यू पहले पड़ी थी उसको क्या कर दे, माइनस नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और ए में ही वापस डाल दे। ऐसे बी के अंदर भी जो वैल्यू है उसको नेगेटिव फॉर्म करे और बी में डाल दे। अब आपने यहाँ शो कर लिया कि वॉइड शो सी आउट वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, दोनों को शो कर देगा। अब आपने यहाँ लिखा कि वॉइड मैन यूनरी माइनस का एम। एम क्या बन गया आपका, एम आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया यूनरी माइनस क्लास का। अब आपने लिखा एम डॉट गेट डेटा। तो एम डॉट गेट डेटा फंक्शन आस्किंग टू इंटीजर वैल्यू, दो इंटीजर वैल्यू को आपसे मांगेगा। मांगने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, सी आउट ओरिजिनल वैल्यू, जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो यहाँ पर शो होगी एम डॉट शो के थ्रू। अब आपने यहाँ पर नीचे देखिए क्या किया, आपने यहाँ पर लिखा -m। मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटर फंक्शन कॉल होता है किसके थ्रू, ये कॉल होगा आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर आपको कोई अलग से स्पेशल कुछ ऐसा मेंशन नहीं करना, जैसे अपन ने ऊपर लिखा कि एम डॉट शो एम डॉट गेट डेटा। उस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप स्पेशल ऑब्जेक्ट के साथ कुछ लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो रहा है। और यहाँ पर ये माइनस जो ऑपरेट फंक्शन है ऑपरेटर वाला, वो यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू पास करी उस वैल्यू को ये क्या करेगा, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपने यहाँ पर किया कि जो वैल्यू प्रिंट करानी है, सी आउट आफ्टर माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग एम डॉट शो, शो कॉल हुआ। ठीक है। और गेट डेटा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब आपने गेट डेटा कॉल किया तो आपने बोला एंटर टू नंबर, दो वैल्यू डाली है आपने 5 और -4। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव 5 है और बी की वैल्यू -4 है। ठीक है। तो ये आपका जब आप फर्स्ट टाइम कॉल करोगे बिफोर चेंजेस, तो ये शो कर देगा कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -4। लेकिन जब आपने इस माइनस ऑपरेटर को कॉल किया, तो माइनस ऑपरेटर को कॉल होने के बाद में अब क्या हो गया, ए में क्या था, +5 था, तो +5 को तो नेगेटिव में कन्वर्ट करा तो क्या हो गया, -5। और बी में क्या था, -4 था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी +4। तो ये यहाँ पर आएगा आफ्टर ओवरलोडिंग ए
इक्वल टू -5 और b इक्वल टू 4। इस तरीके से आप यूनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिटी ऑपरेटर के लिए आपको स्पेशली ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू आपकी, पहली बात तो यूनरी ऑपरेटर सिंगल वैल्यू के लिए ही काम करता है और ये ऑपरेशन के लिए अपने साथ कुछ वैल्यू को नहीं लेता। इसके अपोजिट हमारे पास आता है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको क्या बताता है कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको बताता है कि सब आपका एक से ज्यादा वैल्यू है, यानी कहने का मतलब है बाइनरी ऑपरेटर दो वैल्यू के साथ इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने साथ राइट हैंड साइड वैल्यू को ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट करता है। तो द बाइनरी ऑपरेटर विल बी वर्क बिटवीन टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड यानी दो डेटा के साथ में करेगा फॉर ऑपरेशन, एंड इट विल टेक राइट हैंड साइड आर्गुमेंट फॉर ऑपरेशन एंड लेफ्ट साइड आर्गुमेंट बिकम डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी दो वैल्यू के बीच में लिखा जाएगा। तो राइट वाला जो आर्गुमेंट है वो तो सेलेक्ट होके ऑपरेशन के लिए चल जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब है जो आपके एक वैल्यू पहले से मानी गई है, एज्यूम की गई है, वो मानी जाएगी। ठीक है, द बाइनरी ऑपरेटर हैविंग रिटर्न टाइप, ये ध्यान रखिए, यूनरी ऑपरेटर का रिटर्न टाइप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर का रिटर्न टाइप होगा। अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो बाइनरी नहीं बनेगा, क्योंकि दो वैल्यू के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, द binary operator having return type so its function may be ended or completed with return statement, यानी जब इसको एंड करोगे वैल्यू लौटाने के लिए तो आपको रिटर्न कीवर्ड के थ्रू इसकी वैल्यू को लौटाओगे। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ओवरलोड द बाइनरी प्लस ऑपरेटर। बाइनरी प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करेंगे अपन, तो इसके लिए हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ है। आपने क्लास बाइनरी प्लस प्रोग्राम बनाई, क्लास का नाम है बाइनरी प्लस के नाम से। यहाँ पर आपने ए और बी दो इंटीजर डेटा मेंबर बनाए हैं। वॉइड गेट डेटा, वॉइड गेट डेटा आपका यहाँ पर क्या है, एक आपका फंक्शन बना है जो दो वैल्यू इनपुट करेगा। अब नीचे आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप आप क्या ले रहे हो, बाइनरी प्लस। बाइनरी प्लस का मतलब है ये फंक्शन यानी ऑपरेटर फंक्शन एक पूरी क्लास को रिटर्न करेगा। और क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर क्लास के मेंबर्स हैं, यानी जब शुरू में अपन ने डिस्कस किया था क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास शुड बी रिप्रेजेंट ऑल द मेंबर ऑफ ए क्लास एज ए रिकॉर्ड फॉर्मेट। एक रिकॉर्ड फॉर्मेट में वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये पूरी क्लास को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो रिटर्न होंगे यहाँ पर, यानी पूरे के पूरे मेंबर्स के लिए काम करेगा, डेटा मेंबर के लिए। और फंक्शन का क्या नाम दिया आपने यहाँ पर, प्लस। तो प्लस आपका क्या हो गया, एक ऑपरेटर फंक्शन हो गया यहाँ पर। और ये ले रहा क्या है, बाइनरी प्लस का बी टू। बी टू क्या है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ध्यान रखिए मैंने क्या कहा था, बाइनरी ऑपरेटर सिंगल आर्गुमेंट को लेके आता है ऑपरेशन के लिए। तो ये जो भी आर्गुमेंट वहां से लेके आएगा कॉलिंग टाइम पे, उस आर्गुमेंट को किस में डालेगा, बी टू के अंदर पास कर देगा। फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट अपन डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में आपको बताया था कि दे आर कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं, ये आपने सी में पढ़ा होगा जब यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने बनाए होंगे, कि दो तरह के आर्गुमेंट हमारे पास होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल आर्गुमेंट, एक होता है फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट की लाइफ पीरियड पूरे प्रोग्राम को एंड होने तक बनी रहती है, जबकि फंक्शन में जो आर्गुमेंट आप लिख कर यूज में लेते हैं या डिक्लेयर करते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। वो फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट होता है तब तक वो आर्गुमेंट बने रहते हैं, बाद में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी डिक्लेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी प्लस का बी टू बनाया, इसका मतलब है जब वो फंक्शन कॉल होगा तो वहां से जो वैल्यू लाएगा तो टेम्परेरी वो होल्ड करेगा बी टू के अंदर। अब यहाँ पर आपने क्या किया, बाइनरी प्लस बी थ्री एक ऑब्जेक्ट और बनाया आपने। ठीक है, तो बी थ्री भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने आपको कहा था कि जब वो दो आर्गुमेंट के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, राइट वाला लेके आता है, लेफ्ट वाला डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, बी थ्री। बी थ्री क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो बनाया है आपने बी थ्री के ए के अंदर। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, तो मैंने आपको कहा था, बताया था कि शुरू में ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करते समय कि एक क्लास के जितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो
तो एवरी ऑपरेट ऑब्जेक्ट शुड हैव ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्लास मेंबर। जितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए जाएंगे सभी ऑब्जेक्ट के अंदर हर उस क्लास के मेंबर की एक एक कॉपी हो जाती है। ठीक है। तो B3 जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, B3 ऑब्जेक्ट के ए के अंदर डाले क्या, ए कौन सा, डिफॉल्ट। ठीक है। और B2 डॉट ए का मतलब है जो वैल्यू यहाँ पर फंक्शन लेके आया है उस ऑब्जेक्ट की, उसके ए की वैल्यू को प्लस कर दे डिफॉल्ट ए के साथ और B3 में ऐड कर दे। और B3 के बी में क्या करे, डिफॉल्ट बी को B2 के बी के साथ जोड़ दे और B3 ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर ये B3 ऑब्जेक्ट जब आप रिटर्न कर रहे हो इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया, बाइनरी प्लस लिखा है रिटर्न टाइप। इसका मतलब है पूरी क्लास को रिटर्न करेगा। तो क्लास को रिप्रेजेंट कौन करता है, ऑब्जेक्ट, यानी पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न किया जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो शो के थ्रू। अब इसको देखिए कॉलिंग कैसे कर रहे हैं। कॉलिंग करते समय आपने यहाँ लिखा वॉइड मैन बाइनरी प्लस क्लास है जिसके 3 ऑब्जेक्ट आपने बनाए B1 B2 B3। अब आपने यहाँ लिखा B1 डॉट गेट डेटा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट B1 ने अपने गेट डेटा को कॉल किया तो 2 वैल्यू इनपुट करेगा और B1 के मेंबर में चल जाएगी AB के अंदर। फिर आपने B2 गेट डेटा किया तो B2 के अंदर अपनी वैल्यू से, यहाँ देखो नीचे आउटपुट में दिखा रहा हूँ, एंटर टू वैल्यू 5 और 7। तो ये गई आपके B1 के A में 5 और B1 के B में 7। फिर आपने B2 डॉट गेट डेटा कॉल किया तो B2 ऑब्जेक्ट के A में 3 गया, B2 ऑब्जेक्ट के B में 4 गया। अब आपने यहाँ क्या किया, देखो इस जगह ये समझने वाली बात है। ये जो ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर आपने लिखा B3 यानी एक ऑब्जेक्ट है, B1 प्लस B2। तो B2 ऑब्जेक्ट को ये कैरी कर रहा है वहां पर अपने फंक्शन के अंदर ले जा रहा है। यानी B2 का मतलब यहाँ पर क्या है, 5 और 7 जो डाला है ये तो आपका हो गया डिफॉल्ट B1 की वैल्यू। और वो 3 और 4 को क्या कर रहा है, पॉइंटेड करके ले जा रहा है, कैरी ऑन कर रहा है अपने साथ। ठीक है। अब वहां पर जो अभी मैंने बताया था कि आपका B3 इक्वल टू B3 डॉट ए इक्वल टू ए प्लस B2 डॉट ए लिखा था वहां पर आपने। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा आपने, तो ये यहाँ पर आपका जो हो रहा है ये वाली वैल्यू, तो ये आपकी ए तो क्या है, डिफॉल्ट है जो B1 वाली वैल्यू है, और B2 क्या है जो ये कैरी करके लाया है। तो यहाँ पर जो 5 और 7 लेके आया है तो ए में तो 5 है और बी में क्या है 7 है। और यहाँ पर ये 3 और 4 आपकी क्या है, डिफॉल्ट है। तो वैल्यू आप यहाँ पर, सॉरी 5 और 7 डिफॉल्ट है और 3 और 4 कैरी करा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, 5 और 3 ऐड करेगा उस जगह। यहाँ पर 5 प्लस 3 ऐड होगा और B3 के ए में चल जाएगा। तो 5 और 3 आपका 8 आ गया इसमें। और आपका नेक्स्ट था 7 प्लस 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 11 आ गया। तो 8 और 11 B3 के ए और बी में आ गई। और B3 यहाँ पर रिटर्न करेगा तो रिटर्न करते हैं B3 के मेंबर्स अब ऑटोमेटिकली क्या हो गए, इनिशियलाइज हो गए। ठीक है। अब आपने अब लिखा B1 ऑब्जेक्ट ने अपनी वैल्यू प्रिंट करी, B2 ने करी, B3 ने करी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह चेक करिए आप क्या लिखा हुआ है कि एंटर टू नंबर, ये आपका B1 के लिए हो गया, एंटर टू नंबर B2 के लिए हो गया। यहाँ पर मैंने प्रिंट भी कराया है कि वैल्यू ऑफ B1 ऑब्जेक्ट A5, वैल्यू ऑफ B2 ऑब्जेक्ट, तो ये आ गया, वैल्यू ऑफ B3 ऑब्जेक्ट, तो 8 और 11 आ गया। तो ये ध्यान रखिए आपको कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते समय हमें पहली चीज तो 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो वो 2 आर्गुमेंट के साथ ही प्रीसेट किया जाएगा, सिंगल आर्गुमेंट के लिए वो काम नहीं करता है। और दूसरा हमारे पास आता है कि इसका रिटर्न टाइप हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलिंग करते समय जब ऑपरेशन करता है तो जैसे अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने सपोज आपने यहाँ पर लिखा कि
अगर मान लीजिए आपने ये चीज यहाँ पर मेंशन कर दी, जैसे अगर आपने यहाँ लिख दिया कि 4 + 3, तो यहाँ पर ये दो वैल्यू जब ऑपरेट हो रही है तो ये ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर करेगा क्या कि 4 और 3 को ऐड करेगा। 4 और 3 को जब ऐड करेगा तो ऐड करते समय करना क्या पड़ेगा, इनका एडिशन का रिजल्ट तो देगा ना, ये रिटर्न टाइप देगा आपको। तो 7 किसको दे, किसको लौटाए, तो उस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसका रिटर्न टाइप होगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है पॉलीमॉर्फिज्म, आपने ये तो था हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हमारे पास आता है एक आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस टॉपिक के बारे में वैसे अपन थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिटेल में इसका टॉपिक आएगा आगे जब इनहेरिटेंस का टॉपिक आपका होगा, उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि आपका एक ये भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक पार्ट है, जो कि प्रोग्राम रन टाइम पे आइडेंटिफाई, यानी आप कह सकते हैं दोज कौन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन टाइम, दैट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपका रन टाइम पे आइडेंटिफाई किया जाता है, कंपाइलर के द्वारा ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर बताया गया